वेलकम प्यारे बच्चों, फोर्थ लेक्चर ऑफ क्विक रिवीजन थ्रू फॉर्मूले। बेटा इसमें हम लोग फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनके जरिए पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं नीट 2022 जेई 2022 के लिए। तो बेटा ये फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर्स इसमें पहले बीत चुके हैं, 3 वीडियोस इसमें पहले बीत चुके हैं। तो अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लो, और इसका जो पूरा PDF है वो टेलीग्राम चैनल फिजिक्स मूनशॉट का उस पर अवेलेबल है। ठीक, तो बेटा फास्ट चलना है ताकि फटाफट हम लोग इन फॉर्मूलों के जरिए पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर लें। बेटा हम लोग करीब 200 फॉर्मूले, 200 से ज़्यादा फॉर्मूले इनफैक्ट, क्योंकि कई केस नंबर्स में एक से ज़्यादा फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो 200 से ज़्यादा फॉर्मूले। लेकिन अगर इस नंबरिंग के हिसाब से कहें तो 200 फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हैं या उसका कंसेप्ट सीख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। पढ़े आगे, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के इस लेक्चर को। अब इस लेक्चर को, फोर्थ लेक्चर को 201। बेटा इससे पहले का हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 उसमें कर चुके हैं। 201 बेटा ये क्या है? ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला है जो कि बताता है आपको कि इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हो, L = L1 + L2, अगर उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस ना हो और वो सीरीज में हो। यानी जुड़ने का तरीका बेटा बिल्कुल वही हो गया जो रेजिस्टेंस का था सीरीज में। अगर वो सीरीज में है लेकिन उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ है मतलब जीरो नहीं है, तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है L1 + L2 ± 2m। अगर वो जीरो नहीं है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। 203 बताता है बेटा जो पैरेलल में जोड़ने का तरीका। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है और वो पैरेलल में है तो 1/L1 + 1/L2 बेटा बिल्कुल वही है ना, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन देखा हुआ है, बिल्कुल वही केस है ना। 204 अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो नहीं है तो 1/L1 + m + 1/L2 + m। यानी ये चेंज हो जाता है अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो नहीं है तो। 205 ये जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगे होते हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट वाला जो कंसेप्ट है वो है कि अगर आपने इंडक्टर और रेजिस्टेंस को एक साथ लगाया हुआ है और तब आप बैटरी को अप्लाई करते हो, स्विच को बंद करते हो, तो पहले इंडक्टर करंट को बिल्कुल रोक देता है और बाद में करंट को अलाउ करता है। तो ये ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला है I = I0 1 - e⁻⁻RT/L, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। जब t की वैल्यू जीरो होगी तो करंट जीरो, और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू I0 पे फ्लो करता है। यानी इंडक्टर पहले तो करंट को बिल्कुल रोक देता है शुरुआत में t = 0 पर, और फिर वो करंट को अलाउ कर देता है। जब एक बार करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर बेटा फ्लो कर रहा होता है और तब तुम बैटरी का सपोर्ट हटा लेते हो, तो करंट तो रिड्यूस करना चाहता है क्योंकि बैटरी का सपोर्ट खत्म हो गया, लेकिन इंडक्टर उसे तब भी कुछ सपोर्ट देकर जिंदा रखता है। यानी वो कोशिश करता है कि करंट तब भी कुछ रहे। यानी जब करंट बढ़ रहा था तो इंडक्टर चाह रहा था कि वो ना बढ़े, और जब करंट घटना चाह रहा था तो वो चाह रहा है कि वो ना घटे। यानी वो उसको हर हाल में अपोज कर रहा है, ना जीने दे रहा है ना। ठीक, 207 क्या बेटा? 207 है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी इंडक्टर में। ये भी पूछा गया था नीट में। U = ½ Li², ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया गया था। तो U = ½ Li², जहाँ L इंडक्टेंस है और बेटा I क्या है, उसमें फ्लो करता हुआ करंट, मैग्नेटिक एनर्जी। जब इसी मैग्नेटिक एनर्जी को बेटा आप डिवाइड कर देते हो वॉल्यूम से, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, या कह लें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। तो ½ V²/μ0। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड के अंदर। 209 बेटा ये किसी जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कॉइल्स हो, तो हमें अगर एक को प्राइमरी मान लिया, उसमें करंट का चेंज कर रहे हैं, और दूसरा है सेकेंडरी, उसमें हमें इंड्यूस EMF निकालना हो, तो ये उसका फॉर्मूला है। इंड्यूस EMF सेकेंडरी में या बी कॉइल में -M dIA/dt, यानी करंट आपने चेंज किया पहली कॉइल में, इसलिए IA है और M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है बेटा वो एक पेयर की प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर आपने 2 कॉइल सेलेक्ट किया, प्राइमरी और सेकेंडरी, आप किसी को बनाओ, चाहे A प्राइमरी चाहे B प्राइमरी, ठीक, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो उस पेयर की प्रॉपर्टी होगी। 210 तो ये बता रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 सोलेनॉइड्स का, 2 पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स का, μ0 N1 N2 πr1² L। R1 बेटा किसका रेडियस होगा?
जो अंदर वाली सोलेनॉइड है, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड, एक अंदर है एक बाहर है, तो R1 बेटा आप किसका ले रहे हो, जो अंदर वाली सोलेनॉइड है उसका। लेंथ तो दोनों का कॉमन हो गया। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ किसके लिए चल रहा है, एक सोलेनॉइड ऐसे है और एक सोलेनॉइड उसके ऊपर है, तो आप R1 किसका ले रहे हो, जो अंदर वाली सोलेनॉइड है उसका रेडियस। 211 बेटा ये बताता है दो इंडक्टर्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, यानी अगर दो इंडक्टर्स हैं तो उनके पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, ये उसका फॉर्मूला है। के बेटा यहाँ कहलाता है कपलिंग कॉफिशिएंट, जो कि यहाँ 212 में एक्सप्लेन हो रहा है कि फ्लक्स सेकेंडरी में से कितना पास हो रहा है और फ्लक्स प्राइमरी में से कितना निकला था। यानी दो कॉइल्स हैं, अगर फ्लक्स निकला प्राइमरी में से 10 का और सेकेंडरी में सिर्फ 8 ही पास किया, तो के उन्हीं का रेशो है कितने का फ्लक्स सेकेंडरी में बाय कितने का फ्लक्स प्राइमरी में। 213 बेटा एक इक्विवेलेंस टाइप का दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट चार्ज के इक्विवेलेंट है, वेलोसिटी करंट के, मास सेल्फ इंडक्टेंस, मोमेंटम मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये एक तरह का इक्विवेलेंस है जब आप रिलेट कर रहे हो किसको, मैकेनिक्स को मैग्नेटिज्म के साथ में। तो ये बेटा इसमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज नहीं है, मतलब एक तरह से ये इक्विवेलेंस है बस ये। 214 पे आते हैं बेटा, ये है करंट की इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट की। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी एक ऐसा करंट जो अपने साइन को, अपने डायरेक्शन को हर हाफ साइकिल में चेंज करता जा रहा है। 215 बेटा ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला है। अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, तभी अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट इज पीक वोल्टेज। मीन वैल्यू जो निकालते हैं बेटा करंट की, वो एवरेज वैल्यू वो 2 आई नॉट बाई पाई, ये हाफ साइकिल में जो निकालते हैं। लेकिन जब हम एक फुल साइकिल की बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, तो आई नॉट बाय रूट 2। और बिल्कुल उसी लॉजिक से मीन वैल्यू जो पोटेंशियल की है, उसी लॉजिक से जैसे आपने करंट को निकाला 2 आई नॉट बाई पाई, यह 2 वी नॉट बाई पाई। और जैसे आपने आई आर एम एस को कहा आई नॉट बाई रूट 2, बिल्कुल वैसे ही वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई रूट 2। बेटा आर एम एस वैल्यू होती क्या है, आर एम एस वैल्यू रिलेट करती है डीसी को एसी के साथ। यानी अगर आप किसी 5 एम्पेयर मैक्सिमम वैल्यू का एसी फ्लो कर रहा हो किसी रेजिस्टेंस में, तो उसमें जितने की हीट डेवलप होगी उतनी ही हीट डेवलप होगी उतने ही टाइम में उसी रेजिस्टेंस में, अगर हम 5 बाई रूट 2 का टीसी फ्लो करा दें। तो ये उन दोनों का इक्विवेलेंस होता है। बेटा ये फॉर्म फैक्टर है, ये एक रेशियो है जो मीन स्क्वायर को आई मीन वैल्यू से जोड़ रहा है। यानी आपने जो ये आई मीन निकाला है 2 आई नॉट बाई पाई, और ये जो आपने निकाला है आई आर एम एस, उनका रेशियो है। 221 बेटा अगर हम सीरीज में एलसीआर को लगाए, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगा हो, तो ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन सीरीज एलसीआर आई हो गया ई नॉट बाई जेड। बेटा यहाँ पर एक चीज छूट रही है, साइन, ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होगा। बेटा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। अगर एक्सी बड़ा होगा यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा होगा तो करंट लीड करेगा, और अगर एक्सएल बड़ा होगा तो करंट लैग करेगा। 222 बेटा ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, यानी नेट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है सर्किट को, तो वो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक तरह से वेक्टर सम है। लेकिन चूंकि ये वेक्टर नहीं होते, वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आप इनको फेजर डायग्राम बोल देते हो, फेजर बोल देते हो। जहाँ बेटा एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। यानी अगर कैपेसिटर में आप जो ओमेगा है उसको आप यानी बढ़ाते चले जाओ, यानी एसी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाओ, तो एक्सी घटता जाएगा। एक्सएल यानी क्या होता है ये, जो सेल जो इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा। तो इंडक्टर में अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ तो उसका एक्सएल बढ़ता चला जाएगा। tan फाइव बेटा इन दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से सब्सट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाई आर। मतलब अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल, अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी। आपने एक साइड में वेक्टर का रिजल्टेंट ले लिया और फिर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस वाला कॉन्सेप्ट चलाया। इसी से जरूरत पड़ने पर आप बेटा वहां पर पावर फैक्टर निकालते हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1 अपॉन 2 पाई
दैट इज 1/√LC या कह रहे हैं 1/2π√LC। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर कि नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को आप बोलते हो रेजोनेंस कंडीशन। बेटा जब आप एसी में पावर निकालते हो तो एवरेज पावर ERMS IRMS इंटू cos फाई, यही cos फाई वहां पे पावर फैक्टर कहलाता है, फाई इज फेज फैक्टर। 226 बेटा ये फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मर्स का, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय सेकेंडरी, ये EMF इन प्राइमरी इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी इन प्राइमरी। बेटा ध्यान दो, करंट में ये रिलेशन उल्टा हो जा रहा है, यानी बाकी दोनों में आप देख रहे हो कि NP और EP ऊपर हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि IS ऊपर है। और अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाते हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अगर आप स्टेप डाउन बनाते हो तो प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होते हैं। एफिशिएंसी, बेटा एफिशिएंसी हमेशा ही एक ही चीज़ को रिलेट करती है, और वो होती है क्या लगाया क्या पाया, आउटपुट और इनपुट का रेशो। तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो ES IS मिल रहा है, या कह लें आउटपुट जो मिला उनका और नीचे जो आपने इनपुट दिया उनका रेशियो। 228 टेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इधर से कुछ लाइट के टर्म स्टार्ट हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि बेटा रिलेट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम, इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, इसीलिए आप ये कहते हो कि ये वैल्यू हमेशा एक से क्या आती है, बड़ी आती है, क्योंकि किसी भी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, तो जब आप रेशियो लेते हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मोर, तो इसलिए म्यू की वैल्यू, एब्सोल्यूट म्यू की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। ये क्या है भाई, बेटा ये है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1 बाई V2 इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट इज μ2 अपॉन μ1, यानी ये स्नेल्स लॉ का बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। 230 बेटा ये क्रिटिकल एंगल को रिलेट कर रहा है, जहां C क्रिटिकल एंगल है, यानी जब लाइट किसी डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आता है जिसमें कि वो दोनों सरफेस को ग्रेज करने लगती है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो साइन IC को आपने लिखा बेटा 1 अपॉन म्यू, जहाँ की आपने एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि लाइट एयर में जा रही है, चाहे वाटर से एयर में जा रही हो चाहे ग्लास से एयर में जा रही हो। बढ़ते आगे, ठीक बेटा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, सीखने में मजा आ रहा है, क्योंकि बेटा पढ़ाई को एक इंटरेस्ट के साथ करना है, तो फिर वो पढ़ाई एक खेल बन जाती है, तो वो एक इंटरेस्ट का विषय बन जाती है। और वही बेटा अगर आप उसको बोझ समझ के करते हो तो आप थोड़ा ही करने में ऊबने लगते हो, ठीक है, इसलिए बेटा पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। 231 बेटा क्या है, दो प्लेन मिरर्स को अगर आपने थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया तो वो कितने की इमेजेस बनाते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अगर आपने 360 को डिवाइड किया और वो एक इवन वैल्यू आई तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर आपने उसको डिवाइड किया और वो एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है लेकिन वो ऑड आ रहा है और वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इवन, यानी 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर वो ऑड है और वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है तो 360 बाई थीटा, और अगर वो फ्रैक्शन है तो वो नेक्स्ट हायर डिजिट, यानी अगर 4.3 आया तो आप कह सकते हो वो 5 हो जाएगा। मतलब उसमें से ये n की वैल्यू बेटा जो 360 बाई थीटा माइनस 1 है, ये जो आया उसमें आप उसको नेक्स्ट हायर डिजिट पर ले जाते हो, यानी अगर मान लो ये जो n आया, ये आपने ये जो n आपने निकाला, ये n अगर सपोज आ गया 4.3 तो आप बोलोगे 5 इमेजेस। 232 बेटा ये आ गया अब मिरर का, यानी स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ है। बेटा अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक ना बेटा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो बेटा जैसे कॉनकेव मिरर है तो उसको आपने ऐसे रखा, लाइट इधर से आई तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव, और अगर वो कॉन्वेक्स है तो उधर वो पॉजिटिव। तो ठीक है, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग ना, यस। हाँ बेटा इसमें एक चीज़ और कवर कर लेते हैं कि जो लाइट का डायरेक्शन होगा, लाइट के डायरेक्शन में हम लोग जो डिस्टेंसेस नापेंगे वो पॉजिटिव होते हैं, और लाइट के अपोजिट जो डिस्टेंसेस नापते हैं वो नेगेटिव होते हैं। फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसका हाफ होता है।
बेटा मैग्निफिकेशन अगर हम मिरर्स की बात करें, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, और वही मैग्निफिकेशन -v बाई यू के बराबर होता है। मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल इमेज है तो बेटा उसके लिए पॉजिटिव होता है, और हाँ, और रियल इमेज के लिए वो नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब जहाँ की लग रहा है कि लाइट जा रही है, लेकिन लाइट वहाँ वास्तव में जा नहीं रही है। बेटा इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करते हो तो जो नोन होते हैं उनको तो आप साइन के साथ लेते हो, और जो अननोन है वो अपना साइन खुद लेके आते हैं। अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ को बेटा रिलेट करने वाला फॉर्मूला, अपेरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ μ1 बाय μ2। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, μ1 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जिसमें मटेरियल रखा है जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। बेटा ये फॉर्मूला आ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। जब कोई लाइट रे पास करती है किसी स्लैब में से तो वो अपने रास्ते से कितना भटक जाती है, ये वो फॉर्मूला है। टी उस ग्लास स्लैब की थिकनेस है, आर रिफ्रैक्शन एंगल, आई इंसिडेंस एंगल। 238 बेटा ये बढ़ रहे हो तुम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले की तरफ, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और ये बराबर हो जाता है μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा ये है अगर दो सरफेसेस हैं तो उनके रेडियस r1 r2, v वही ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ, और μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। 239 बेटा ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने मिरर्स के लिए देखा, तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट, और इसको v बाई यू कहते हैं, का फॉर्मूले कंसेप्ट बिल्कुल वही चलता है, बस इसमें क्या है कि v और u बेटा इसमें माइनस साइन नहीं है, वहाँ पे माइनस साइन था। इमेजेस का बाकी सारे कंसेप्ट वही रहते हैं। 240 बेटा ये फॉर्मूला बताता है कि अगर आपके दोनों साइड में, यानी लेंस जो रखा आपने उसके दोनों साइड में जो मीडियम है वो सेम ना हो तो आप कैसे निकालोगे। बेटा ये μ1 होगा, तो उसका फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, यानी μ3 बाई एफ, μ2 माइनस μ1 बाय r1 माइनस μ2 माइनस μ3 बाय r2। 241 बेटा पावर का फॉर्मूला है, यानी जब आप लेंसेज को कंबाइन करते हो तो उनका पावर आप कैसे निकालते हो, P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। पावर बेटा डायोप्टर में यूनिट होती है, और ये लेंस को आप जो उसका फोकल लेंथ लेते हो 1/, फोकल लेंथ ये होता है पावर, लेकिन उसमें फोकल लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं डायोप्टर के लिए। 242 बेटा ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला है, यानी अगर कई लेंसेज को आप कंबाइन कर दो तो उनका इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हो। बेटा ऑब्वियसली ये सारी बातें थिन लेंसेज की हो रही हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। ये बेटा 243 एक पर्टिकुलर केस है जब लेंसेज के बीच में कुछ सेपरेशन दे दिया गया हो d का, और उसी से 244 फार्मूला आ गया है जिसने रिलेट किया पावर को, क्योंकि 1/f1 इज P1, सिमिलरली 1/f2, तो ये आपके पावर का फॉर्मूला मिल गया। अगर सेपरेशन नहीं है, थिन लेंसेज हैं, तब तो आप जैसे ही आपने 241 में देखा था P1 प्लस P2 ऐसे निकाल लेना, लेकिन अगर बीच में सेपरेशन दिया गया हो तो आप ऐसे निकालोगे P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अगर बहुत सारे लेंसेज लगे हुए हों तो बेटा नेट मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप क्या करना, आप हर एक का इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उस इक्विवेलेंट का नेट मैग्निफिकेशन आ जाएगा। 246 बेटा एक फॉर्मूला है जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकालने के लिए, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d। ये डायमीटर जो लिया गया है, ये जो डिस्टेंस लिया गया है वो 4 टाइम्स फोकल लेंथ से ज़्यादा है, मतलब प्रैक्टिकली आप ये कह रहे हो डबल ऑफ फोकल लेंथ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, आपने उससे डबल कर दिया। ये फोकल लेंथ निकालने का एक तरीका है। 247 बेटा उसी से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट साइज जो होता है वो इमेज 1 इमेज 2 दोनों के मल्टीपल का रूट होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही एक फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट साइज निकालने का। 248 बेटा ये डेविएशन का फॉर्मूला है, मिनिमम डेविएशन का a इंटू म्यू माइनस 1। ए क्या है यहाँ पे बेटा, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये कब चल रहा है बेटा फॉर्मूला, कब चलता है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल। 249 बेटा कॉशीज फॉर्मूला है जो कि ये बताता है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा।
250 बेटा एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला है। एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब हो गया कि अगर आप व्हाइट लाइट पास कराते हो प्रिज्म में से तो वेव की ओर वायलेट और रेड दो सिरे हो गए, तो वायलेट और रेड दोनों छितराए जो उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन या एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये हो गया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस पर भी। तो म्यू वी माइनस म्यू आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंस इनटू ए, जहाँ ए क्या है बेटा एंगल रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। 251 बेटा ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, यानी अगर आप वायलेट और रेड का डेविएशन निकाल लें और उसका एवरेज ले लें तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मीन डेविएशन। इसीलिए आप देख रहे हो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 इंटू ए, यानी आप प्रैक्टिकली इसको कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में येलो रे जा रही होती है। डिस्पर्सिव पावर बेटा ये रेशियो होता है किसका किसका फाई और डीएम का, किसका किसका एंगुलर डिस्पर्शन और एंगल ऑफ मीन डेविएशन का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो बेटा एक फॉर्मूला है, अगर किसी क्वेश्चन में ना दिया हो आपको येलो का तो आप उसको वायलेट और रेड का एवरेज निकाल के भी कर सकते हैं। बेटा ये जो फॉर्मूले हैं ये 253 से लेकर के बेटा यहाँ तक के कहाँ तक 258 तक बेटा ये आपके सिलेबस से हट गया है, तो इसको आप हटा सकते हो बेटा, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो 258 तक, क्योंकि ये जो फोटोमेट्री था ये बेटा आपके सिलेबस से हट गया है। यस 259 जंप करते हैं बेटा हम लोग सीधे, यानी ये जितना पोर्शन है 253 से लेकर 258 तक ये चूंकि फोटोमेट्री जो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था अब नहीं है। 259 बेटा लॉन्गिट्यूडनल एवरेशन क्रोमेटिक एवरेशन का ये फॉर्मूला है कि रेड अपनी इमेज कहाँ बना रहा है, वायलेट अपनी इमेज कहाँ बना रहा है, ओमेगा दैट इज बेटा ओमेगा भी आपने ऊपर देखा था क्या था वो डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर वी एवरेज यानी येलो अगर है तो वो कहाँ आया है एफ इज फोकल लेंथ। तो ये क्रोमेटिक एवरेशन का फॉर्मूला है, और इसी को जब आप लेते हो लेटरल के लिए यानी हाइट के लिए ऊपर जो वाई एक्सिस पर, तो इमेज रेड की कितनी बनी इमेज वायलेट की कितनी बनी, इनका जो डिफरेंस है ये बराबर होता है रेड की इमेज कहाँ बनी वायलेट की इमेज कहाँ बनी ऑब्जेक्ट की हाइट बाय यू, या इमेज बेटा यहाँ पर वी बाई यू। नहीं बेटा यहाँ पर इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट तो वी बाई यू। अच्छा हाँ ठीक बेटा ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बेटा जीरो लग रहा था लेकिन नहीं ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट बाय ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, क्योंकि बेटा जैसे बताया ये टाइपिंग थोड़ा सा जल्दबाजी में कराई गई है, फास्ट कराई गई है ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए, तो इसका रिवीजन इसको बच्चों को हेल्प मिल जाए इसके रिवीजन की, तो इसलिए कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स छूट गई थी इसलिए बेटा मैं करेक्ट कर रहा था उसको देख रहा था, लेकिन वो ठीक है ठीक है। तो 261 बेटा ये एक क्रोमेटिज्म का फॉर्मूला है जब आप दो लेंसेज को कंबाइन करते हो ताकि उसमें से आप क्रोमेटिक एवरेशन को रिमूव कर सको, तो ये उसका फॉर्मूला है 261, यानी ओमेगा 1 पहले मीडियम का डिस्पर्सिव पावर बाय फोकल लेंथ, दूसरे मीडियम यानी दूसरे लेंस का डिस्पर्सिव पावर बाय फोकल लेंथ, और बेटा 1/4 फोकल लेंथ को आप पावर लिख देते हो तो 262 और कुछ नहीं है, वो 1/4 फोकल लेंथ को आपने बस पावर लिख दिया तो P1 P2 हो गया वो। 263 बेटा ये आ गया अब इलोंगेशन का, यानी जब आप किसी वायर को जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, एल फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब वही चीज़ बेटा आप एरिया के टर्म्स में कहते हो तो ये एरिया हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, फाइनल एरिया इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जब वही चीज़ आप वॉल्यूम के टर्म्स में कहते हो तो फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहाँ बेटा अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन।
इनको आपस में रिलेट आप कर लेते हो, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। और डेंसिटी की जब बेटा आप बात करते हो तो डेंसिटी में ये रिलेशन पलट जाती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है, घट जाती है सॉरी, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। इसीलिए आप देखो तो इनिशियल डेंसिटी लेफ्ट साइड में आ गई और फाइनल डेंसिटी राइट साइड में चली गई। 268 बेटा ये फॉर्मूला आपको बताता है जिसमें आप कई जो टेम्परेचर स्केल्स हैं उनको आपस में रिलेट कर लेते हो, र्यूमर को, सेंटीग्रेड को, फ़ारेनहाइट को, एंड सो ऑन, केल्विन एटसेट्रा। 269 बेटा ये अगर कोई किसी सॉलिड में आपने कुछ लिक्विड को भरा है, जैसे आपने किसी बर्तन में कुछ पानी को भर दिया, तो उसका जो अपेरेंट एक्सपेंशन होगा, अपेरेंट एक्सपेंशन मतलब जो दिख रहा है वो कैसे निकलेगा, जो रियल एक्सपेंशन है और उसमें से कंटेनर को आप हटा दो, कंटेनर को घटा दिया तो वो उसका अपेरेंट एक्सपेंशन होगा, यानी दिख रहा है इतना एक्सपेंशन, क्योंकि वो तो लिक्विड तो एक्सपेंड किया है लेकिन जो कंटेनर था वो भी एक्सपेंड कर गया, इसलिए उसमें माइनस साइन आया। 270 बेटा ये बाइंड फोर्स का रिलेशन है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो बाइंड फोर्स कैसे रिलेट करती है, जो सॉलिड है वो भी एक्सपेंड करेगा, जो गामा ऑफ लिक्विड है बेटा वो भी एक्सपेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला बता देता है टेम्परेचर के बढ़ने पर आप कैसे रिलेट करते हो बाइंड फोर्स को। ठीक तो चलो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगेन बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। बेटा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, लाइक द वीडियो एंड प्लीज पुट योर कमेंट ऑल्सो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो बेटा मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कौन सा लेक्चर, 5th लेक्चर।